स्टूडेंट्स, आज हम फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टैमेन कहते हैं और उसी स्टैमेन को हम ग्रुप के अंदर एंड्रोशियम भी कहते हैं। तो चलो आज हम स्टैमेन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टैमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसी पार्ट को हम एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हम स्टैमेन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं उसी पार्ट को हम लोब कहते हैं। लोब यानी कि एंथर लोब। अब यहाँ पर देखो, जो एंथर लोब हमने ड्रॉ किया उसी एंथर लोब के अंदर दो लोब दिख रहे हैं हमने। कितने लोब है यहाँ पर? 2 लोब। दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द सेकंड। 2 लोब रहने की वजह से हम इसे डाइथिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइथिकस। डाइथिकस एंथर लोब जो है वो डाइथिकस है। आज हम डाइथिकस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इसी एंथर लोब के नीचे हमें एक स्टाइल दिख रहा है, एक लॉन्ग फिलामेंट दिख रहा है, और वो जो फिलामेंट है उसी फिलामेंट को हम 2 एंड बता सकते हैं। जैसा कि पहला जो एंड है उसे हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। प्रॉक्सिमल एंड, जो प्रॉक्सिमल एंड यानी कि पहला एंड, फर्स्ट एंड थैलेमस को जॉइंट है। किसे जॉइंट है? थैलेमस को। उसके बाद थैलेमस को, ठीक है। उसके बाद इसी फिलामेंट को दूसरा एंड है, जो एंड को हम डिस्टल एंड कहते हैं, और डिस्टल एंड जो है वो एंथर लोब को जॉइंट है। किसे जॉइंट है? एंथर लोब को, डिस्टल एंड। उसी के बाद में ये जो पार्ट है इसे हमने एंथर लोब कहा। एंथर लोब, एंथर लोब किस तरह का है? डाइथिकस है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसे हमें डिटेल एक्सप्लेन करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फिलामेंट है उसकी अरेंजमेंट हमें बताना है। अरेंजमेंट कैसी है? जो फिलामेंट प्रॉक्सिमल एंड से थैलेमस को कनेक्ट है और डिस्टल एंड से एंथर लोब को कनेक्ट है। लेकिन एंथर लोब को कनेक्ट रहने की जो पोजीशन है वो पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि एंथर लोब बेस को भी कनेक्ट हो सकता है, डॉर्सल साइड को भी कनेक्ट हो सकता है, इंटरनली भी कनेक्ट हो सकता है, और ब्रॉड स्ट्रक्चर को भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसी तरह से एंथर लोब फिलामेंट के ऊपर किस तरह जॉइंट है, किस तरह फिक्स है, उसी के बेसिस पर हम कुछ टाइप्स बता सकते हैं एंथर के। जैसा कि सबसे पहले हमें पता है एक टाइप है जिसे हम बेसी फिक्स्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसी फिक्स्ड। अभी यहाँ पर बेसी फिक्स्ड के अंदर क्या होता है? एंथर लोब के बेस को फिलामेंट कनेक्ट रहता है। कहाँ पर रहता है? एंथर लोब के बेस को। जैसे कि हमने यहाँ पर ये डायग्राम ऑलरेडी निकाले वाली है, वो बेसी फिक्स्ड की भी है। अभी यहाँ पर देखो, बेसी फिक्स्ड की डायग्राम है। यहाँ पर एंथर का ये टॉप का पार्ट है और ये बेस का पार्ट है। यही बेस के पार्ट को कनेक्ट रहने वाला फिलामेंट है, और इसीलिए इसे हम बेसी फिक्स्ड एंथर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेसी फिक्स्ड एंथर। अभी उसके बाद बेसी फिक्स्ड एंथर के अंदर हम बता सकते हैं फिलामेंट कनेक्ट टू बेस, कनेक्ट टू बेस ऑफ लोब, यानी कि एंथर। एंथर के कहाँ कनेक्ट है? लोब को कनेक्ट है। लोब को कनेक्ट रहने की वजह से हम इसे बेसी फिक्स्ड कह सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड टाइप है, उस सेकंड टाइप को हम डॉर्सी फिक्स्ड कह सकते हैं। डॉर्सी फिक्स्ड 100% करेक्ट स्टूडेंट्स। अब सभी को पता है डॉर्सी फिक्स्ड यानी कि डॉर्सल साइड को फिलामेंट कनेक्ट है। कहाँ पर कनेक्ट है? डॉर्सल साइड को, उसी को हम डॉर्सी फिक्स्ड कह सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिलामेंट कनेक्ट टू डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड। अभी यहाँ पर देखो, हम डायग्राम निकालते हैं। ये जो है इसे एंथर लोब कहा जाता है, और इसी एंथर लोब की ये हो गई वेंट्रल साइड और ये है डॉर्सल साइड। इसी डॉर्सल साइड को फिलामेंट कनेक्ट है। जब फिलामेंट इसी डॉर्सल साइड को कनेक्ट रहेगा तो उसे डॉर्सी फिक्स्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डॉर्सी फिक्स्ड। उसी के बाद में थर्ड वन जो है उसे हम एडेनेट कहते हैं। एडेनेट एंथर लोब। अभी एडेनेट एंथर जब हम इसे कहते हैं तो एडेनेट की डायग्राम कैसी हो सकती है? हमें पता है यहाँ पर एक फिलामेंट है। देखो, ये जो फिलामेंट है
ये फिलामेंट है, इसी फिलामेंट के बाजू को यहाँ पर एक एंथर लोब प्रेजेंट है और यहाँ पर दूसरा एंथर लोब प्रेजेंट है। फर्स्ट एंथर लोब एंड सेकेंड एंथर लोब। यहाँ पर जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट कंटिन्यू कहाँ से डेवलप होने वाला है? अंदर से डेवलप होने वाला। अंदर से डेवलप होने की वजह से इसे हम एडेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेनेट। मीन्स दिस इज द एडेनेट टाइप ऑफ द एंथर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिलामेंट कनेक्ट इनसाइड। कहाँ पर कनेक्ट है? इनसाइड टू द एंथर। और उसी के बाद में और एक स्पेशल टाइप्स का एंथर वहाँ पर हमें दिए वाला है, जिस एंथर के अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से, जिसी प्रकार के एंथर एनिमोफिलस प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। उसे हम डावर्सिफिक्स उसे हम वर्साटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्साटाइल। उसे हम क्या कहते हैं? वर्साटाइल। क्या कहते हैं? वर्साटाइल। एक स्पेशल टाइप का एंथर लोब है, स्पेशल टाइप का एंथर है। इसी का लोब एक स्पेशल है जो कि वर्साटाइल के अरेंजमेंट दिखाता है। एक डिस्क शेप है इसी तरह से एंथर लोब की। क्या है? डिस्क शेप। और यहाँ पर फिलामेंट जॉइंट है, इसे कहना चाहिए वर्साटाइल। क्या कहना चाहिए? वर्साटाइल। तो इसी तरह के एंथर के कुछ टाइप्स है। हमने सबसे पहले क्या देखा? जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे स्टेमन कहा जाता है। तो स्टेमन की जो अरेंजमेंट है अगर वो ग्रुप में रहेगी तो उसे एंड्रोशियम भी हम कहेंगे। उसी का स्ट्रक्चर जब हम देख रहे थे तो हमें पता चला उसी के अंदर एंथर लोब और फिलामेंट ये दो महत्वपूर्ण पार्ट है। जो एंथर लोब है वही एंथर लोब के अंदर हमें दो लोब दिख रहे हैं, इसलिए हम उसे डाइथिकस कहते हैं। उसी के बाद में हमें एक कंटिन्यू फिलामेंट दिख रहा है। फिलामेंट को दो एंड है, एक प्रॉक्सिमल और दूसरा डिस्टल। जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस को कनेक्ट है। कहाँ कनेक्ट है? थैलेमस को। और डिस्टल एंड जो है वो एंथर लोब को कनेक्ट है। उसी के बेसिस पर हमने एंथर के टाइप्स देखे। सबसे पहला हमें पता था बेस को एंथर लोब के बेस को फिलामेंट कनेक्ट है, उसे बेसिफिक्स कहना चाहिए। उसी के बाद में डॉर्सल साइड को अगर फिलामेंट कनेक्ट है तो उसे डॉर्सिफिक्सर कहना चाहिए। और उसी के बाद में जो इंटरनल साइड को है तो उसे एडेनेट कहना चाहिए। और इसी से इम्पोर्टेंट बात और एक है जो एग्जाम में पूछने वाली है, जो वर्साटाइल एंथर है वही वर्साटाइल एंथर एनिमोफिलस प्लांट में पाए जाते। तो एनिमोफिलस प्लांट में किसी प्रकार के एंथर प्रेजेंट रहते हैं तो हम वर्साटाइल उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट डिस्क शेप्ड की है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर एंथर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया। मेल सेक्स ऑर्गन के हम यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसे आगे बढ़ाते हुए हमें पता है किसी भी स्ट्रक्चर का हम एनाटॉमी जब देखते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरली जब हम उसी की स्टडी करते हैं तो हमें उसे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर इसी का इंटरनल स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं, यानी कि हम टीएस ऑफ एंथर की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं? टीएस ऑफ एंथर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसी के ऊपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट बोर्ड के अंदर हमें एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन आने वाला है इसी पार्ट के ऊपर, एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर। इसी तरह से डायग्राम भी पूछ सकते हैं और नीट एग्जाम में इसी के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट भी पूछ सकते हैं। तो आज हम उसी तरह से टीएस ऑफ एंथर के बारे में आगे बढ़ेंगे और उसे कंटिन्यू करेंगे और उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हमारे जो डाउट्स है, कंसेप्ट है, उसे क्लियर करते आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम अभी जो पॉइंट देखने वाले वो है टीएस ऑफ एंथर। क्या देखने वाले हैं हम? टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टीएस ऑफ एंथर का स्ट्रक्चर किसी तरह से होता है। टीएस ऑफ एंथर। स्टूडेंट, यहाँ पर जो एंथर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वही एंथर डाइथिकस है। डाइथिकस यानी कि उसी के अंदर टू लोब्स है। टू लोब्स रहने की वजह से उसी का जो स्ट्रक्चर है वो बटरफ्लाई लाइक दिखता है। देखेंगे अब यहाँ पर किस तरह से दिख रहा है। तो हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह से हमने आउटलाइन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी आउटलाइन के अंदर हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर है और एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर हमें बटरफ्लाई लाइक दिख रहा है। बटरफ्लाई यानी कि उसे हम ब्यूटीफुल इंसेक्ट कहते हैं, उसी की तरह ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हमने डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट किए। अभी स्टूडेंट देखो,
ये जो स्ट्रक्चर है ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो हमने पार्ट निकाले वाले हैं वो जो दो पार्ट है, दो यानी कि टू, ये हो गया हमारा फर्स्ट लोब और ये हो गया हमारा सेकंड लोब। इसी तरह इसी के अंदर कितने लोब हैं? 2 लोब है, फर्स्ट लोब और सेकंड लोब। इसी तरह यहाँ पर 2 लोब है, इसीलिए हम इस अंतर को डायथिकस कहते हैं। स्टूडेंट्स, यही दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए सेंट्रली कुछ स्टेराइल टिश्यूज प्रेजेंट है। इसी तरह से कुछ स्टेराइल टिश्यूज वहाँ पर प्रेजेंट है और उसी स्टेराइल टिश्यूज को हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। इसी तरह के क्या कहना चाहिए इस स्ट्रक्चर को? कनेक्टिव कहना चाहिए। ठीक है, जो स्टेराइल टिश्यू है उसे हम कनेक्टिव कहते हैं, कनेक्टिव। टोटली टिश्यूज कैसे है? वहाँ पर स्टेराइल टिश्यू है, इसलिए हम इसे कनेक्टिव कहते हैं। उसके बाद हम एंथर के अंदर कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर देखते हैं और उसी स्ट्रक्चर को हम पोलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सैक। और इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। कितने स्ट्रक्चर यहाँ पर? 4 है। माइक्रोस्पोरेंजिया, इसे क्या कहना चाहिए? माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया रहने की वजह से हम इसे टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियस बॉडी भी कह सकते हैं। टेट्रा यानी कि 4। ठीक है, उसी के बाद में हम एंथर के आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से फ्लैट सेल से तैयार हुए वाला है। फ्लैट सेल से तैयार होने के बाद इसी स्ट्रक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं इसी तरह से। यही स्ट्रक्चर को हम आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। टोटल सेल जो है फ्लैट है और इसी को हम एपिडर्म भी कहते हैं। एपिडर्म यानी कि आउटर मोस्ट। इसी तरह से एपिडर्म यहाँ पर फॉर्म होगा। अभी स्टूडेंट, ये जो कंटिन्यू लाइनिंग है इसी का जो नेचर है वो प्रोटेक्टिव है। वो इनर टोटल जो कंटेंट है अंदर, जो टोटल पार्ट्स है, उन सभी पार्ट का प्रोटेक्शन करता है। इसी का मीनिंग ऐसा होगा कि प्रोटेक्शन अगर नहीं हो सकता, अगर ये वॉल प्रेजेंट नहीं रह सकती तो वहाँ पर क्या हो सकता है, जो इनर मास है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और वहाँ पर पोलन ग्रेन की यानी कि मेल गैमेट की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मेल गैमेटोफाइट अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो सकता। इसीलिए इंटरनल स्ट्रक्चर का पूरा प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत यहाँ पर है और वही जो वर्क है वो इस फ्लैट सेल का है। यही फ्लैट सेल कंटिन्यू है। अब इसी फ्लैट सेल के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते, उसी के बाद हमें कुछ इसी तरह के सेल दिखते हैं जो सेल फ्लैट भी है और थोड़ा इलांगेटेड भी है इसी तरह से, और उनकी अरेंजमेंट थोड़ी अलग से दिए वाली है हमें, जो सिंगल लेयर में प्रेजेंट है। कितने लेयर में प्रेजेंट है? सिंगल लेयर में, इसी तरह से। इसी लाइन। अभी यही सेल का वर्क क्या है? यही सेल का वर्क जो है वो इसी तरह के प्रोटेक्शन में भी वर्क करता है और यही सेल कुछ स्टोरेज मटेरियल के लिए भी महत्वपूर्ण है, कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल स्टोर भी कर सकती है। तो इसी तरह कंटिन्यू जो है वो सेल यहाँ पर है। अब हम पूरा निकालने के लिए यहाँ पर पूरा निकालने से पहले हम इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। बाकी पूरा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यही प्रेजेंट है, इसी तरह के कंटिन्यू स्ट्रक्चर वहाँ पर है। अभी जो आउटर मोस्ट पार्ट था, जो फ्लैट सेल थे, उसे हम एपिडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्म। यहाँ हम लिख सकते हैं एपिडर्म और एपिडर्मीज लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लेयर है उसे हम एंडोथेसियम कहते हैं। इंडो यानी कि आतील, यानी कि अंदर का, एंडो यानी कि इनर मोस्ट, एंडोथेसियम। ठीक है, उसके बाद एंडोथेसियम के बाद और थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। हमें कंटिन्यू 2 to 3
लेयर्स के कुछ सेल दिख रहे हैं। जो 2 to 3 लेयर्स के सेल हैं उसी को हम एक अलग नाम से जानते हैं। देखेंगे आप इसी तरह के कुछ सेल्स है जिसका लेयर कितना है 2 से 3 या 3 से भी आगे है। इसी तरह से 2 to 3 लेयर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमने गोल निकाले लेकिन वो पॉलीगोनल भी है, ओवल शेप्ड भी रह सकते हैं। तो इसी तरह से ठीक है, ये कंटिन्यू वहाँ से यहाँ तक पूरे स्ट्रक्चर में है ये सेल। 2 to 3 लेयर के सेल है पूरे स्ट्रक्चर में। अभी उतना हमें निकालने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू रहने की वजह से। ठीक है, इसी तरह का वो स्ट्रक्चर है। अभी इसी स्ट्रक्चर को कुछ अलग नाम से हम जानते हैं। इसी स्ट्रक्चर को जो 2 to 3 लेयर का स्ट्रक्चर है इसे मिडल लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिडल लेयर। मिडल लेयर मिडल लेयर के अंदर टोटल पैरेंकाइमेटस सेल है। स्टूडेंट, पैरेंकाइमेटस सेल का जो वर्क है वो कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल को स्टोर करता है, तो उसी तरह पैरेंकाइमेटस सेल इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हम थोड़ा अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ पोलन ग्रेन डेवलप करने वाली बॉडी दिख रही है, उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और उसी माइक्रोस्पोरेंजिया को जब हम डिटेल से स्टडी करेंगे तो हमें पता है उसी के अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप होने वाले। द माइक्रोस्पोर डेवलपिंग बॉडी इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया, उसीलिए हम उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। उसे हम पोलन सैक भी कह सकते हैं। अभी इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमें कुछ अलग के सेल दिख रहे हैं, और जो सेल एक अलग शेप दिखाते हैं पिरामिड लाइक शेप दिखाने की वजह से हम इसी सेल को एक अलग नाम दे सकते हैं। क्या नाम होगा उसी का? टैपेटम। क्या नाम होगा? टैपेटम। उसी को हम टैपेटम कहते हैं। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, टैपेटम सेल जो है इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। इसी तरह से पिरामिड शेप्ड सेल से उसे हम टैपेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टैपेटम। ठीक है, अभी देखो इसे हम लेबल करेंगे। जो सेकंड सेल है उसे हम टैपेटम कहेंगे। ये टैपेटम सेल कुछ स्पेशल टाइप के है। इसी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है, क्योंकि इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। इसी तरह इसे हम ज़्यादा सर डिस्कस करने वाले। अभी टैपेटम का वर्क है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और इसी के अंदर हमें कुछ स्पोरोजिनियस सेल्स दिखते हैं। और जो स्पोरोजिनियस सेल क्या कर सकते हैं? पोलन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोलन, यानी कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी इसी को हम लेबल करेंगे। इसे हम कहेंगे स्पोरोजिनियस सेल। क्या कहना चाहिए हमें इसे? स्पोरोजिनियस सेल्स। ठीक है, इसी तरह से अभी ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अभी इसी डायग्राम को हम कंटिन्यू करते करिए, यानी कि कंटिन्यू करने के लिए कुछ नहीं, हमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगने वाला है। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इस तरह हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एक एरिया दिख रहा है। जो एरिया अंदर की साइड को थोड़ा बेंड हुए वाला है, इसे हम डेहिसन्स पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेहिसन्स पॉइंट। क्यों कहना चाहिए इसे डेहिसन्स पॉइंट? बता सकते हो आप? डेहिसन्स पॉइंट क्यों कहना चाहिए? क्योंकि जब माइक्रोस्पोर मैच्योर हो जाएंगे तो एंथर यहाँ से ब्रस्ट हो सकता है। एंथर दूसरी जगह से नहीं ब्रस्ट होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ के जो सेल है वो फाइबरस नेचर बताते हैं, और फाइबरस नेचर बताने की वजह से यहाँ का जो एरिया है यहाँ पर फाइबरस नेचर थोड़ा कम है, और उसी की वजह से जो कुछ एंथर डेंस होने वाला है वो यहाँ से इजीली डेंस हो सकता है। तो इसे डेहिसन्स पॉइंट भी कहा जाता है। अभी उसी के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। डायग्राम को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम कंटिन्यू करने में हमें बहुत सारा वक्त लग सकता है, इसलिए हम इसे ज़्यादातर कंटिन्यू नहीं कर रहे। लेकिन यही तरह का स्ट्रक्चर पूरी तरह है, आपको पता चलना चाहिए, आपको उसी के बारे में मालूम है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर टोटल डायग्राम के अंदर है। अब उतना हम वहाँ पर निकालते नहीं बैठने वाले। तो देखो, अब हम सीक्वेंस से कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हम जो स्ट्रक्चर देख रहे थे एंथर का, टीएस ऑफ एंथर का एक्सप्लेनेशन देते समय हमें एक सीक्वेंस तैयार करना चाहिए, और उस सीक्वेंस के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, एपिडर्म, एंडोथीसियम और मिडल लेयर तीनों की मदद से एंथर वॉल फॉर्म होगी। इसे हम एंथर वॉल कहते हैं। दिस इज द एंथर वॉल। और उसी के बाद में टैपेटम ये जो है तो स्पेशल लेयर है, इसे स्पेशल सेल्स भी कहते हैं।
ठीक है। और उसके बाद जो पार्ट दिख रहा है हमें वो है कनेक्टिव का। तो मैच्योर एंथर का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम स्ट्रक्चर का डिवीजन महत्वपूर्ण 3 पार्ट में कर सकते हैं। कौन से? सबसे पहला जो पार्ट है उसे हम एंथर वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर वॉल। अभी आपको पता है एंथर वॉल के अंदर 4 लेयर्स है। कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स। अभी कौन कौन से 4 लेयर्स है वो देखेंगे हम। सबसे पहला जो लेयर है उसे हम एपिडर्म कहते हैं। एपिडर्म और यानी कि एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बारे में जब हम कुछ कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें पता है एपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है? आउटर मोस्ट। उसी के बाद स्टूडेंट आउटर मोस्ट लेयर रहने की वजह से ये प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसका वर्क क्या है? प्रोटेक्शन करना। जो इंटरनल सेल्स है, जो अंदर के साइड को सेल प्रेजेंट है, जैसा कि हमें पता है इंडोथेसियम है, उसके बाद में माइक्रोस्पोरेंजिया है, मिडल लेयर है, उन सभी का प्रोटेक्शन करने का काम एपिडर्म का है। एपिडर्म सेल फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड यानी कि फ्लैट है। किस तरह के? फ्लैटेंड सेल्स है, फ्लैटेंड सेल्स। ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इंडोथेसियम के बारे में बात कर सकते हैं। हमें पता है एक्चुअली जो इंडोथेसियम दे वाला है वो इंडोथेसियम क्या है? इंडोथेसियम जस्ट बिलो टू द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट रहने वाला लेयर है। और वही लेयर वहाँ पर कुछ स्टोरेज वर्क करता है। स्टोरेज यानी कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिशन है उसे स्टोर करने का वर्क करता है। उसके बाद हम मिडिल लेयर की तरफ बढ़ेंगे। हमें पता है मिडिल लेयर की तरफ बढ़ने से पहले हम इसी के बारे में और एक बार सोचेंगे। इसका जो लेयर है वहाँ पर ओनली 1 सेल का है, यानी कि सिंगल सेल का है, सिंगल सेल्स लेयर। ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं मिडिल लेयर के बारे में। जब हम मिडिल लेयर के बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा मिडिल लेयर 2 to 3 लेयर्स का है। कितने लेयर्स का है? 2 to 3 लेयर्स। ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले सेल पैरेन्काइमेटस है, पैरेन्काइमेटस। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरेन्काइमेटस सेल रहने की वजह से यहाँ पर पूरा फूड मटेरियल स्टोर रहता है, लिविंग नेचर प्रेजेंट रहता है। और इसी पैरेन्काइमेटस सेल की वजह से जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं वो माइक्रोस्पोर को एक प्रकार का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। तो इसी तरह उसके बाद जो मिडल लेयर है वो डेहिसन्स को हेल्प करती है, जिसे हम एंथर डेहिसन्स कहते हैं। एंथर डेहिसन्स, एंथर डेहिसन्स को भी हेल्प करता है। कौन? मिडल लेयर। तो स्टूडेंट्स इन तीनों लेयर की मदद से एंथर वॉल वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी एंथर वॉल के अंदर हमने 4 लेयर बताए थे, यहाँ पर तो तीनों लेयर है। 4 जो लेयर है, जो चौथे नंबर का लेयर है उसे हम टैपेटम कहते हैं, यानी कि टैपेटम भी एंथर वॉल के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। लेकिन टैपेटम को हम स्पेशल सेल की नाम से अलग से एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर एंथर वॉल 4 लेयर बता सकते हैं। उसके अंदर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एपिडर्म्स है। एपिडर्म्स के बाद हम यहाँ पर एंडोथेसियम लिखते हैं, एंडोथेसियम। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे टैपेटम, सॉरी मिडल लेयर। सबसे पहले हम सीक्वेंस से जाएंगे, मिडल लेयर, उसके बाद में टैपेटम। इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमने एंथर वॉल के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो एंथर का स्ट्रक्चर है उसका दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा, उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। लेकिन कनेक्टिव के पहले हम यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में कहेंगे, कुछ लिखेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। स्टूडेंट आपको पता है माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पोलन सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सैक। लेकिन इसे पोलन सैक कब कहना चाहिए? जब पोलन ग्रेन डेवलप हो जाएंगे उसी टाइम उसे पोलन सैक कहना चाहिए। उससे पहले हम उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाली बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है इसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। यही स्ट्रक्चर मैच्योर होने के बाद माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर सकता है, और माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने की वजह से हम उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजीनियस सेल्स है, स्पोरोजीनियस सेल्स है, और इसी का बेसिक वर्क है स्पोर प्रोड्यूस करना। स्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करना। इसी तरह से उसी के बाद हम
और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि कनेक्टिव के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करना है, क्योंकि कनेक्टिव के बारे में क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर जो तीसरा पार्ट हम यहाँ देख रहे हैं उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। अभी इससे हम एक ही सेंटेंस याद में रखेंगे कनेक्टिव के बारे में। कौन सा सेंटेंस याद रखेंगे? हम एक ही सेंटेंस याद रखेंगे, यानी कि कनेक्टिव मेड बाय द स्टराइल टिश्यूज। कनेक्टिव मेड बाय द स्टराइल टिश्यू। स्टराइल टिश्यू है और उसी का बेसिक वर्क है टू लोब को कनेक्ट करना। कितने लोब को? टू लोब को कनेक्ट करना। बस इसी के बाहर हमें एग्जाम में कुछ ही आने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हो गया स्ट्रक्चर टीएस ऑफ एंथर का। हमने क्या देखा? सबसे पहले हम फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी के अंदर हमें पता चला उसे स्टेमन कहा जाता है। अगर वही ग्रुप में रहेगा तो उसे हम एंड्रोशियम कहेंगे, यानी कि हम एंड्रोशियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमें पता चला एंड्रोशियम क्या है। एंड्रोशियम मेड बाय द टू पार्ट्स, दो इंपॉर्टेंट पार्ट से वो तैयार होने वाला है। सबसे पहला पार्ट है एंथर लोब और दूसरा है फिलामेंट। जो एंथर लोब है उसी के अंदर दो लोब दिख रहे हैं, इसलिए उसे डाइथिकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइथिकस। उसके बाद हमें फिलामेंट दिख रहा है। फिलामेंट को दो एंड है। पहला एंड प्रॉक्सिमल है जो थैलेमस को कनेक्ट है, दूसरा एंड डिस्टल है जो एंथर लोब को कनेक्ट है। और उसी बेसिस पर हम एंथर के टाइप भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसा कि बेस को फिलामेंट कनेक्ट रहेगा तो बेस ही फिक्स्ड हो जाएगा एंथर। अगर फिलामेंट एंथर के डॉर्सल साइड को कनेक्ट रहेगा तो एंथर डॉर्सी फिक्स्ड हो जाएगा। अगर फिलामेंट एंथर के इंटरनल साइड को रहेगा तो वहाँ पर एंथर एडेनेट हो जाएगा। और स्पेशल टाइप यानी कि डिस्क शेप्ड एंथर लोब रहा, उसी को कनेक्ट रहने वाला फिलामेंट वर्साटाइल एंथर तैयार करता है, और उसी एंथर को हम वर्साटाइल एंथर भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से हमने ये मॉर्फोलॉजी के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया वाला है। जब हम एनाटॉमी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम उसका इंटरनल सेक्शन देखते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसे हम बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसी के अंदर दो लोब है, फर्स्ट लोब और सेकंड लोब। इन दोनों लोब के अंदर हमें चार प्रकार के यानी कि 4 डिफरेंट क्या दिख रहे हैं? पोलन सैक दिख रहे हैं। इसे हम पोलन सैक ही कहते हैं और इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। और उसी के बाद हमें सबसे पहले पता चला जो आउटर वॉल है वो फ्लैट सेल की है, उसे इपीडर्म कहना चाहिए। ईपी यानी कि आउटर, डर्म यानी कि स्किन, और यहाँ पर हम इसे एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद में जो सेकंड लेयर है उसे हम एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम लेयर कुछ इलोंगेटेड दिख रहा है हमें और वो सिंगल लेयर है। उसके बाद में मिडल लेयर दिख रहा है जो पैरेंकाइमेटस सेल का है, जो 2 to 3 लेयर से भी फॉर्म होने वाला है, एंथरडेhiscence में हेल्प करने वाला है। तो उसी के बाद हमें इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। वही स्ट्रक्चर के अंदर हमें टैपेटम लेयर दिख रहा है, और जो टैपेटम सेल है वो कुछ न्यूट्रिटिव फंक्शन में है, इसलिए हमें इसे अलग से एक्सप्लेन करना चाहिए और वो हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट चलो, ये हो गया हमारा टीएस ऑफ एंथर। अब हम एक स्पेशल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम टैपेटम कहेंगे। क्या कहेंगे? टैपेटम। टैपेटम जनरली टैपेटम सेल के अंदर हमें जो कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो टैपेटल सेल जो है ये सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से भी ज़्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। उसी के बाद यही टैपेटम सेल पिरामिड शेप्ड है। पिरामिड शेप्ड है। उसके बाद पिरामिड शेप के बाद इसी का बेसिक जो वर्क है वही वर्क है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो 3 कैरेक्टर हमने यहाँ पर लिखे, इसके बाद हमें टैपेटम के कुछ फंक्शन देखना चाहिए। सबसे पहले हम पहला फंक्शन वहाँ पर लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं फंक्शंस ऑफ टैपेटम। टैपेटम के फंक्शंस हम बता सकते हैं, उसके टाइप्स बता सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनियस सेल, यानी कि न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहा है उसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एक महत्वपूर्ण कार्य रहा टैपेटम का। उसके बाद टैपेटम सीक्रेट सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करता है, जैसे कि कैलेज। इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है।
यही एंजाइम सीक्रेट करने का वर्क टैपेटम का है, जिसकी वजह से स्पोरोपोलिनियन वॉल डेवलप हो सकती है और वही स्पोरोपोलिनियन एग्जाइम भी डेवलप कर सकता है पोलन ग्रेन की।